नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो चुकी है। मंत्री और विधायक लोक भवन पहुंचे हुए थे। विपक्षी दलों को जवाब देने पर विस्तार से चर्चा की गई है। बजट के आयामों पर भी विमर्श हुआ है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बजट के आयामों पर विमर्श हुआ है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो चुकी है। राष्ट्र का सर्वाधिक विकासशील, उन्नतशील, इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 राज्य आने वाला है और सभी लोगों को इसके लिए प्राण पर से जुट करके बजट सत्र में काम करना चाहिए। और बजट जो आने वाला है प्रदेश की जनता को विकासोन्मुखी गति देने वाला, जो हमारे सभी वर्ग हैं सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। चाचा भतीजे एक साथ बैठेंगे, दुगनी ताकत से अब ये उनका घेरेंगे आप, ये आपको घेरेंगे, दोनों साथ मजबूती से आ रहे हैं एक साथ अग्रिम पंक्ति में। एक परिवार में क्या होता है उससे प्रदेश की जनता को कोई लेना देना नहीं है और उन लोगों को भी प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से दिनों दिन तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को पक्का मकान, जल जीवन मिशन से निःशुल्क पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, ढेर सारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मिली है और उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर सर्वश्रेष्ठ है। पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारे रामपुर से ज़्यादा कुछ हंगामेदार और तो कुछ हो नहीं सकता, तो हमें तो वही सबसे ज़्यादा हंगामा लगता है। बाकी सब तो छोटी चीज़ें हैं रामपुर के सामने। जी, 22 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि आजम परिवार से कोई भी विधानसभा में नजर नहीं आएगा। तो आप करेंगे 22 साल के बाद नहीं, 46 साल के बाद, 46 साल के बाद ऐसा। किस तरीके से इसको कोई आजम परिवार का नहीं रहेगा? प्रायोरिटी क्या रहेगी सत्र में रामपुर को लेकर या उस इलाके को लेकर आपकी? देखिए, रामपुर हमारा एक ज़माने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में रामपुर का नंबर आता था और प्राथमिकता यही है कि उस रामपुर को जो उसकी खोई हुई गरिमा है वो उसको वापस दिलवाएं। उत्तर प्रदेश राष्ट्र का सर्वा अनूप जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में फोन लाइन पर। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? विधानमंडल दल की बैठक भाजपा की खत्म हो चुकी है और विपक्षियों को किस तरीके से उनके सवालों का जवाब देना है, उनकी घेराबंदी को कैसे तोड़ना है, इन तमाम पहलुओं पर विमर्श हुआ है। और देखिए, नेता भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल हुए। दोनों डिप्टी सीएम और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। और जिस तरीके से वहां पर एक पूरे बजट सत्र को लेकर के वहां पर मंथन हुआ, किस तरीके से बजट होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक रणनीति बनाया है। आज शिवपाल यादव वहां पर भारतीय समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद थे और ये काफी लंबे समय बाद ये होने जा रहा है कि अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी वर्तमान अखिलेश यादव खुद हैं और बगल में ही आजम खां की कुर्सी पर शिवपाल यादव बैठेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ताकत के साथ जनता की बात उठाएंगे और सबसे जो मुद्दे हैं, चाहे जाति जनगणना की बात करें या फिर कानून व्यवस्था, बिजली पानी, या फिर जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, इन सब को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी से ये भी जानकारी मिली है, सुबह जब सत्र चालू होगा तो वो अपना विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा बनी है वहां पर विधायक प्रदर्शन करते नजर आएंगे इन सब मुद्दों को लेकर के। ये सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैसे फेस करेंगे, कैसे विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसको लेकर एक विस्तृत एक तैयारी की गई है। किस तरीके से इसमें ब्रजेश पाठक कहते नजर आ रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश में विकास के एजेंडे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जो बजट आने वाला है इसमें कुछ खास करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसी बजट के बाद चुनावी मोड़ में जाना है। तो निश्चित रूप से उसको देखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी, सभी जातियों को साधने की कोशिश करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 2024 को, उसमें भी इस बजट को आपको देखने को कुछ न कुछ पूजा मिलेगा, क्योंकि इसी बजट के बाद जिस तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है कि हर वर्ग को साधने को लेकर के, तो तमाम जो योजनाएं हैं, तब अभी जो 2022 में संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, चाहे जो बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा की बात करें, वो संकल्प पत्र में था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये सब चीजें भी उसमें देखने को मिल सकती हैं। स्कूटी को लेकर वादा किया था, किसानों को फ्री बिजली देने के लिए वादा किया था संकल्प पत्र में। तो मुझे लगता है ये सब जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या फिर केशव मौर्य के बयान आए हैं,
तो मुझे लगता है ये सब चीजें इस बजट में समाहित होंगी, ताकि इस बजट के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी और जनता के पास जाएगी 2024 या फिर नगर निकाय चुनाव को लेकर। तो ये पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की है। जब कल विधानसभा सत्र शुरू होगा तब देखने लायक होगा कि हंगामा होगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब देंगे, या फिर सरकार को किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक या फिर तमाम जो नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल दल है किस तरीके से घेरते नजर आएंगे। पूजा, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अनूप जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से बजट के तमाम आयामों पर विमर्श तो हुआ ही है, साथ में विपक्षियों को कैसे घेरा जाएगा इस पर भी बात हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू करती नजर आ रही है। तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर सपा बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जातीय जनगणना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा, पहले अखिलेश यादव सामाजिक न्याय करें और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर किसी और को सौंप दें, उसके बाद जातीय जनगणना की बात करेंगे। मुझे कोई समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा था कि जातीय जनगणना की बात समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है, लेकिन जातीय जनगणना के लिए चौपाल लगाने से पहले वह जातीय न्याय जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देकर के किसी और को अपना पद सौंपेंगे, उसके बाद जातीय जनगणना के लिए चौपाल का आयोजन करेंगे। क्या सही है पता नहीं, एक नेता मुझे कह रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो जवाब किसका आया? स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है और कहा कि जातीय जनगणना की मांग करने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी, हफ्ते भर में ही आपने बात पलट दी। आखिरकार भाजपा का पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आ गया। वो ट्वीट आपको दिखाएंगे, ट्वीट देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ट्वीट में साफ तौर पर कहा, जातीय जनगणना की मांग करने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी, हफ्ते भर में ही आपने बात से पलटी मार दी है। आखिर भाजपा का पिछड़ा विरोधी चेहरा सभी के सामने आ गया है। सपा का केंद्र में प्रधानमंत्री तो कभी नहीं था, लेकिन आप हिला हवाली क्यों कर रहे हैं? आपकी तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। जातीय जनगणना की मांग करने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी हफ्ते भर में ही अपनी बात से पलट गए, ये उन्होंने कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक खत्म हुई है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधायकों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, रामचरितमानस पर पार्टी कोई चर्चा नहीं करेगी, किसी धार्मिक मुद्दे पर सपा चर्चा नहीं करेगी। तो वहीं सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव रविवार को विधानमंडल दल की बैठक में शरीक हुए, अध्यक्षता करी है। अध्यक्षता क्यों उनको करनी पड़ी वो भी समझिए। अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद थे, इस वजह से शिवपाल सिंह यादव, जो कि बड़े नेता हैं, चाचा शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने अध्यक्षता करी है। इस दौरान मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित तमाम विधायकों ने उनका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया और किस तरीके से सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा को घेरना है, इस पर विस्तार से नीति भी बनी है। सुनिए। उनको विभिन्न जो नियमावली है, उनमें जो नियम है, उनके अंतर्गत अपने जिले से लेकर के अपने प्रदेश तक की जो जनहित की समस्याएं हैं, उनको विधानसभा में पूरी मजबूती से उठाने का काम समाजवादी पार्टी के सदस्य करेंगे, विधानमंडल दल करेगा। एक लंबे समय के बाद शिवपाल यादव यहाँ पे पहुंचे थे, तो क्या उनकी अध्यक्षता नहीं बैठक? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बैठक में आए थे। पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी के जहां वो बड़े नेता हैं, वहीं वो विधानसभा के भी बहुत वरिष्ठ सदस्य। रणनीति तय करेंगे। कल राज्यपाल का भाषण होगा और उस भाषण में हम लोग सरकार की नाकामियों के विरोध में प्रदर्शन करने का काम करेंगे और जब तक राज्यपाल भाषण पढ़ेंगी तब तक समाजवादी पार्टी लगातार विरोध करने का काम करेगी। क्या मीटिंग उन्होंने चेयर करी आज की? आज की मीटिंग पार्टी के हमारी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, सबने मिल करके चेयर। जो तो मुद्दे बहुत हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई,
आईडी नीचे करो प्राइम यार, समस्याओं का अंबार है। प्राइम आईडी नीचे करो। सबसे बड़ी समस्या अमान आईडी ऊपर करो। किसानों की रात खेतों में मेढ़ों में सांडों को रखना। प्राइम नीचे कर लो यार। सांड हमारी खेती को चलते हैं और सांड जान लेते हैं। इस पर योगी सरकार ने कोई भी प्राइम नीचे करो यार, आज भी किसानों की समस्या, सांडों से किसानों की खेती चलने की समस्या ज्यों की त्यों बनी है। वहीं प्रयागराज के कोहरिया में पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जेपी मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निर्मित एक नए ब्लड बैंक का उद्घाटन भी इस दौरान किया है। इस अवसर पर उन्होंने साइकिल वितरण का भी काम किया और इस दौरान उन्होंने कॉलेज का निरीक्षण करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में तो लोगों को खून की जरूरत पूरी करने के लिए कई सुविधाएं हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों को जरूरत के समय खून नहीं मिल पाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ब्लड बैंक ग्रामीण इलाकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की भी योजना है कि जहाँ विकास कम हो वहीं पर विकास करनी चाहिए, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना हर एक आदमी शहर में जाता है और गाँव में फंस जाता है, उसके मरीज की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। ब्लड की कमी की वजह से हमारी जो माताएं बहनें हैं बड़ी एनीमिक हो जाती हैं, खाने पीने के पौष्टिक आहार नहीं लेती हैं। तो उसकी वजह से ये मन में आया कि क्यों ना हम लोग इस क्षेत्र में काम करें। यहाँ से इलाहाबाद जाएंगे 40 किलोमीटर दूर, इधर आपको तो मुझे मालूम नहीं कि चित्रकूट के आगे कहाँ ब्लड बैंक है, मुझे नहीं मालूम। इधर आपको मिर्ज़ापुर में है जो 100 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, और आप इधर दक्षिण एरिया में जाएंगे तो रीवा मिलेगा जहाँ लगभग 100 किलोमीटर नियर अबाउट यहाँ से है। देखिए, ऐसा है कि हमारे अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं या जो रीति रिवाज हैं, समाज में उनके अंशों पर निरंतर कभी ना कभी प्रतिक्रिया या कोई ना कोई टीका टिप्पणी आती रहती है और समाज में सुधारों की एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसी बात जिससे समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो, इससे हमें परहेज करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी के परिजनों ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कासगंज अब्बास की जान को खतरा होने का दावा किया गया है कि कासगंज में उनकी जान को खतरा है। अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कासगंज जेल में बंद हैं। अपने पत्र में अंसारी के भाई ने आरोप लगाया है कि कासगंज जेल में बंद कुंटू सिंह से उनके भाई की जान को खतरा है। उसने सरकार से अपने भाई को कासगंज जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की गुहार भी लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कासगंज जेल के अंदर कुंटू सिंह की मदद से अब्बास अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर, जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं?
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में जालौन में जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय उरई में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शिवाजी समिति के लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज का अहम योगदान रहा है। उनके किए गए कार्यों को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से आज हम लोग ऐसे महान संघर्ष करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जन्म शताब्दी जन्म दिन उनका मना रहे हैं। और विशेष रूप से उन्होंने मुगल सम्राट की जो राज था उसकी नींव गिराने का काम किया था। और शिवाजी महाराज ने बचपन से ही लेकर जब वो छोटे थे, छोटे ही से उन्होंने किलों को तोड़ना, उस पर कब्जा करना, मतलब बहादुरी के काम उन्हें प्रारंभ कर दिए थे। और ये सारी चीज़ें उनके गुरु रामदास जी से उन्हें प्रेरणा मिली थी। और विशेष रूप से उन्होंने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी कानपुर पहुंचे। इस दौरान नंदगोपाल नंदी ने अखिलेश और शिवपाल यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। चाचा शिवपाल सिंह यादव को भी बुद्धि की जरूरत है और चाचा को ये समझने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को सद्बुद्धि आए, इसके लिए मैं ऐसी कामना करता हूं। हमने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो चाचा को भी बुद्धि चाहिए। चाचा को समझना चाहिए कि जिन्होंने आप 2012 का चुनाव उठा करके देखेंगे तो मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था। मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती थी प्रदेश की जनता, उन्होंने मैंडेट दिया था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को गद्दी दे दी। जब उन्होंने गद्दी दे दी तो 5 साल उन्होंने बस गेम और मोबाइल पर उन्होंने बिता दिया। उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया। जिस पिताजी ने गद्दी दी उन्हीं को लात मार करके खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू बना लिया। चाचा को कितनी बार ऐसे धक्का दिया मंच पर, माइक पर, आप लोगों ने ही दिखाया है, मीडिया से ही हमें जानकारी मिली है। तो चाचा को मैं चाहता हूं कि चाचा को भी सद्बुद्धि आए, क्योंकि वो अपनी गरज पर उनको मिला करके जो सम्मान दे रहे हैं वो आगे मिलने वाला नहीं। जालौन में यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जहां पर उन्होंने यूपी में हुई इन्वेस्टर समिट को महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा 1 दर्जन विकसित देशों की झलकी सहभागिता के साथ देश के बड़े उद्योगपतियों ने समिट में शिरकत की है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, एक बहुत बड़ा महाकुंभ हमें देखने को मिला है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा हमारे इन्वेस्टरों की सहभागिता रही। और 16 देशों से और 16 देशों के 21 बड़े महानगरों में, बड़े शहरों में हमारे मंत्रियों। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल हरिद्वार पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में ही हर वर्ग का विकास हुआ है और जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हुआ, योजनाएं शुरू हुई। साथ ही हर एक व्यक्ति तक योजना का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री ने उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून बनने से नकल माफियाओं पर लगाम लगने पर धामी सरकार की प्रशंसा भी की है। नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं धामी सरकार को। पहला राज्य है जिसने नकल विरोधी कानून बनाया है। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि पढ़ लिख कर जो व्यक्ति जो आएगा, जिसने सचमुच में पढ़ाई की है, उसको लाभ मिलेगा, उसको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और उसके उद्भव होगा उसका। इससे राज्य के अंदर जो एक युवा वर्ग है उसको लाभ मिलने वाला है। मैं धामी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, इसका ऐलान हो चुका है। शनिवार को महाशिवरात्रि पर ऊखी मठ में परंपरागत पूजा अर्चना के बाद पंचांग की गणना के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने को लेकर मुहूर्त निश्चित हो गया है। और इस साल केदारनाथ मंदिर के कपाट
मेघ लग्न में खुलने वाले हैं। मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खोले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को मेघ लग्न में सुबह 6:20 पर खुलने वाले हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही बाबा दरबार में श्रद्धालुओं का तांता भी शुरू हो जाएगा। जानते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जा चुकी है 25 अप्रैल, और इसी तहत में अध्यक्ष महोदय बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा और हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा समीक्षा बैठक की गई। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार बैठकें करी हैं और पशुपालन, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क मार्ग, बिजली व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, पर्यटन, हेली आदि जितने भी इशूज़ हैं सबसे रिलेटेड हमारे। देहरादून की रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मयूर विहार क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी घटना का पुलिस ने खुलासा किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि रायपुर पुलिस ने 35 लाख की कीमत के हीरे और सोने के आभूषण, 1 लाख की नकदी के साथ ही एक शातिर चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 तारीख को मयूर विहार क्षेत्र में ये श्रीमती पूजा राठी के घर में एक चोरी हुई थी और 11 तारीख को मामला पंजीकृत किया गया था। इस मामले को अनावरण करने के लिए हमने 4 टीमें गठित की थी एसपी सिटी के नेतृत्व में, और पूरे घटनाक्रम को जानकारी करने के लिए उसमें बतारसी सुरागसी के लिए हमने 140 के लगभग सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये मुलजिम जो है शमशाद उर्फ धर्मेंद्र पुत्र शौकत अली, ये निवासी रसूलपुर बेहट रोड चिलकाना सहारनपुर का रहने वाला है। इसकी अरेस्टिंग हुई है। इसके पास से लगभग 35 लाख का जो सामान है, जेवरात, वो बरामद हुए हैं। हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर बना नगर निगम का पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल इस पार्क को वेस्ट मटेरियल से सजाया गया है और इस पार्क को सजाने के लिए प्लास्टिक की पुरानी बोतलों सहित टूटी टाइल्स और अन्य कबाड़ को उपयोग में लाया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। मौके पर स्थित मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने यह भी बताया कि इस पार्क को सजाने के लिए वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही पार्क के चारों ओर कुमाऊनी संस्कृति की झलक अलग ही छटा बिखेर रही है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। मथुरा के गोविंद नगर में महाशिवरात्रि पर्व पर बनाए गए कुट्टू के आटे की पकौड़ियां खाने से लोगों को हुआ फूड पॉइजनिंग। दर्जन भर से ज्यादा लोगों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में युवक की मौत के मामले पर सड़क पर हुआ हंगामा। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाकर शव सड़क पर रखकर लगाए जाम। मृतक के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर। बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पड़ा मिला था युवक का शव। सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज के साथ हुई बदसलूकी। स्वामी दीपांकर महाराज का आरोप, जेब में पत्थर डालकर हमला करने की नीयत से उनके पास पहुंचा था युवक। के कचला गंगा में डूबे तीनों मेडिकल छात्रों का शव। लगभग 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। तीनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में पीएसपीएसए के देखरेख में बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में जिला कार्यकारिणी का हुआ पुनर्गठन। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ किया गया स्वागत। सहारनपुर के देवबंद से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पत्नी से विवाद में पति ने काटी खुद की गर्दन, हुई मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में मालगाड़ी की चपेट में आने से कीमैन हुआ गंभीर तौर पर घायल। सूचना पर पहुंचे सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने कीमैन को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। मैनपुरी के बिछिया रोड पर दिन दहाड़े कोतवाली पुलिस और 20,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र में देसी तमंचा दिखाकर चोर ने उड़ाई बाइक। पुलिस ने नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में शराब ठेकों पर हथियारबंद बदमाशों ने 2 सेल्समैन को लूटा। लूट की घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच में जुटी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक। उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।